बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि फिजाई आलूदगी में लाहौर ने दुनिया भर को पीछे छोड़ दिया। एक बार फिर आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में सबसे ज्यादा 584, गुलबर्ग में 553 और टाउनशिप में 552 रिकॉर्ड किया गया। शहर में कम से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। फिजाई आलूदगी के बायस शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। और अभी आपको बताएं कि पंजाब भर में डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 अफराद जान से गए। लाहौर के 3 मरीज शामिल हैं, जबकि अब तक 105 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। लाहौर में 225 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सूबे भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 22,616 हो गई। और अब बात करते हैं सियासी मैदान की। मुल्क के इंतखाबी निज़ाम में तारीखी तब्दीली आ गई। अब ठप्पा नहीं चलेगा, बटन दबेगा। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में दूसरी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिल गया। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अगले इलेक्शन में ठप्पा नहीं लगेगा, बटन दबेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर। तरमीम पेश करने की तहरीक में हुकूमत को वाज़ेह बरतरी मिली। तहरीक के हक में 221 मेंबरान है, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान है, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। ऑपोजिशन ने गिनती पर एतराज किया, जिसके बाद स्पीकर ने ज़बानी वोटिंग कराई। All those in favor of it may say yes. All those that say no. I think ayes have it. Consider the amendment is adopted. तहरीक मंजूर होने पर वज़ीर-ए-आज़म, वुज़रा और हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। मंजूर हो गई है। ऑपोजिशन ने वोटिंग के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। शोर शराबा हंगामा आराई के बाद शहबाज शरीफ और बिलावल शिकायत लेकर स्पीकर के पास पहुंच गए। आपके कैसे हो सकता है? बड़ी ज्यादती की बात। आगे हम तो अगर आप ये करना, वी आर गोइंग, हम तो वॉकआउट करेंगे। ऑपोजिशन मैदान खाली छोड़कर चली गई, जिसके बाद हुकूमत ने दीगर बिल भी बआसानी मंजूर करा लिए। All those in favor of the motion में से आए, all those that say no, I think ayes have it and consider the motion is adopted. और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने कहा कि खुसूसी तौर पर एहसानुल्लाह टवाना, ख़याल ज़मान, अमानुल्लाह भट्टी का शुक्रिया। इन अरकान ने शदीद बीमारी के बावजूद भी मुश्तरका इजलास में शिरकत की है, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद भाई की वफ़ात के बावजूद भी शरीक हुए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, कौमी असम्बली की शिरकत, अरकान कौमी असम्बली की शिरकत, ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है। सेनेटर्स को इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि खुसूसी तौर पर मैं एहसानुल्लाह टवाना, ख़याल ज़मान और अमानुल्लाह भट्टी का शुक्रगुजार हूँ। इन अरकान ने शदीद बीमारी के बावजूद भी मुश्तरका इजलास में शिरकत को यकीनी बनाया, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि भाई की वफ़ात के बावजूद भी वो शरीक हुए, उनका भी शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर और वजीर आजम पर गठजोड़ का इल्जाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने ईवीएम समेत कुलभूषण यादव से मुताल्लिक कानून और दीगर बिल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद थी। कुछ मेंबर्स बीमार थे। स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। स्पीकर नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। आज स्पीकर पीटीआई गठजोड़ ने भरपूर वहां पर अपना काम दिखाया और आज एक स्याह दिन है इस पार्लियामान की तारीख का। मैंने कहा कि इमरान खान नियाजी, आप जितना जोर इस ईवीएम, इसको मैं कहता हूं कि ईवल विशियस मशीन, उसके ऊपर आप जोर लगा रहे हैं, इससे आधी तवानाई आप गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को ख़त्म करने पर लगाते तो शायद इस मुल्क के हालात इतने बुरे ना होते। आज जॉइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ है। ईवीएम्स का बात हो, कुलभूषण यादव का एनआरओ के बात हो,
IMF की गुलामी की बात हो, हम मुत्तहिद है। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन को जो शिकस्त हुई है वो इनको अरसे तक याद रहेगी। चाहते थे कि कानून साजी इत्तेफाक राय से हो, लेकिन अपोजिशन ने मनफी रवैये का मुजाहरा किया। किस्मती से हमने ये देखा कि जिस किस्म का मनफी रवैया अपोजिशन की तरफ से रहा, उसके नतीजे में बिल आखिर ये कानून हमें अकेले ही पास करने पड़े। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट भी कभी अपने अंपायरों के बगैर नहीं खेली। मैं हैरान हो जाता हूँ। आज मुझे अभी किसी ने भेजा कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई बैरूनी इमदाद जो है वो हम नहीं लेंगे। यानी मार्शल लॉ की गोद में परवरिश पाने वाले, जिनकी तमाम सियासत ही जो है वो दूसरों के कंधों के ऊपर रही हो, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे सियासत करनी चाहिए और क्या असूल है और क्या नहीं है। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। नई कानून साजी के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने वाला है। 2023 के इलेक्शन में क्या ओवरसीज पाकिस्तानी बाजी पलट सकते हैं? पाकिस्तान के 80 लाख से जायद शहरी दयारे गैर में रहते हैं, जिनका ताल्लुक 20 अजला से है। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हल्कों में 7 लाख से जायद समंदर पार पाकिस्तानी हैं, यानी हर हल्के में तकरीबन 50,000 वोटर्स बनते हैं। 2018 में इन 14 में से 10 पर नून लीग और 4 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। 8 नशिस्तों पर जीत का मार्जिन 50,000 वोटों से भी कम था, यानी इन हल्कों में समंदर पार पाकिस्तानी फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह सियालकोट के 5 हल्कों में 4,70,000, जबकि रावलपिंडी की 7 नशिस्तों के 4,50,000 वोटर्स बैरून मुमालिक मुकीम हैं। कराची सेंट्रल के 4 हल्कों के 3,47,000, जबकि कराची ईस्ट के 4 हल्कों के 2,21,000 वोट समंदर पार पाकिस्तानियों के हैं। इसके अलावा स्वात की 3 नशिस्तों के 2,26,000 वोटर्स भी पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं। इस्लामाबाद में नाजरीन कौमी असम्बली की सिर्फ 2 नशिस्तें, जी हाँ 2 नशिस्तें, लेकिन ओवरसीज 2 लाख से जायद हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत सबसे ज्यादा है। बैरून मुल्क फाल कारकुनान में भी PTI सबसे आगे है। इसका मतलब यह है कि अगर समंदर पार पाकिस्तानियों का टर्न आउट अच्छा रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े फायदा मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं मुल्क में वही जाली हुकूमत और वही ताकत का गलत इस्तेमाल है। शहादत देने वाले को सजा दी गई, लेकिन जिसके खिलाफ शहादत हुई उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वही जाली हुकूमत है, वही ताकत का गलत इस्तेमाल है, वही साजिशी आज भी मौजूद है। आप ये देखें कुदरत का निज़ाम कि इनके दौरे हुकूमत में आज नवाज शरीफ साहब के हक में, उनकी बेगुनाही में अदलिया के अंदर से तीसरी बड़ी गवाही आ गई। मुझे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला की ज़ात पर पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा। ना मियाँ साहब को ये पता था, ना मुझे ये पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। जब कोई बयान हल्फी आता है तो उसके जवाब में भी बयान हल्फी ही लाया जाता है। उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें ये कहा जाए कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों की नहीं लगा सकती। नोटरी पब्लिक की बात की तो वही ये इदारा है जहाँ से हुकूमत पाकिस्तान भी अपने पेपर्स अटेस्ट कराती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि दुनिया में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी स्टैम्प को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो लोगों को जानते भी हैं, लोग उनको जानते हैं। ये कहना कि वो किसी फलां शख्स को जानते थे और राब्ता किया था, राब्ता तो अरशद मलिक साहब ने भी किया था। जब इंसान को अल्लाह ताला ने सुरखरू करना होता है तो राब्ते भी हो जाते हैं सब। और केस की इंक्वायरी की बुनियाद पर मुल्क के सियासी मंजरनामे बदलने वाले हैं। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बेटे अहमद हसन एडवोकेट ने बड़ा दावा कर दिया। नून लीग के साथ खानदानी ताल्लुकात का एतराफ़ किया। समा के नुमाइंदे शहजाद अली को खुसूसी इंटरव्यू दिया। फवाद चौधरी और मुराद सईद किस हैसियत में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दिफा कर रहे हैं? उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं? बहुत सी बातें अभी इंक्वायरी में खुलेंगी।
उन्होंने ये भी कहा कि वालिद को मुल्क का दूसरा बड़ा ओहदा तो मिल चुका, अब तो सदर मुमलिकत बनना ही बाकी रह जाता है। नून लीग के इक़्तिदार में वालिद अगर सदर बने तो मेरिट पर बनेंगे। के बाद आपकी वालिद साहब से कोई बात हुई? क्या आप अदालती कार्रवाई से मुतमईन है? इस समाज तो बिल्कुल मुतमईन है। खदशात तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है ना, और वो आएंगी बिल्कुल, क्योंकि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है और उधर के किसी जज को एफिडेविट में लिखा गया है, तो बिल्कुल खदशात तो आएंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि अभी हम जो आपको एविडेंस बता रहे हैं या स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनको होल्ड भी किया जाता है, वो जब इंक्वायरी स्टार्ट होएगी देन दे विल बी यूज्ड। मुस्लिम लीग नून के साथ दरीना ताल्लुकात के हवाले से अब कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं। आपके पार्टी से कितना पुराना ताल्लुक है? और मुखालफीन तो ये भी कहते हैं कि ये बयान हल्फी मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचाने के लिए। PML नून से मेरी वाली साहब की वाबस्तगी तो मेरे ख्याल से कोई 2000 में या 99 में ज़्यादा स्ट्रांग हुई, वरना पहले भी थी। और वो इयादत करने गए थे, आपको याद होगा बीबी कुलसूम साहिबा की डेथ हो गई थी, अनफॉर्चुनेट डेथ, तो उसके ऊपर इयादत के लिए वालदा के साथ ही गए थे। मेरी वालदा भी उस वक्त हयात थी, उनके साथ गए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग अपीलें तो चल रही 2 साल से, अगर फ़ायदा पहुँचाना होता तो 2 साल पहले भी पहुँचा सकते थे। फैसल वाडवा साहब, फवाद चौधरी साहब और एक मुराद सईद साहब, ये साकिब निसार साहब के रिश्तेदार लगते हैं या वकील हैं, तो फिर तो इनका बोलना बनता है। अगर कुछ नहीं लगता तो ये बोल किस कैपेसिटी में रहे? ये तो इसका मतलब इनके अंदर की कुछ चीज़ें निकल रही हैं, क्योंकि घबरा रहे हैं कि कुछ सच सामने ना आ जाए। अब मैं कल खुल के नहीं इतना मैंने बोला था, मैं बोल रहा हूँ कि इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ये भी सवाल उठाया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अगर ऐसा कुछ करते थे जो आपके वालिद के इल्म में था, तो उन्होंने इतनी लंबी खामोशी क्यों इख्तियार की? इसको आप जितनी बात समझ रहे हैं कि 3 साल लगे, लोगों को तो 8 साल, नसीम शाह साहब को तो 8 साल लगे थे भुट्टो के केस में एडमिट करने में, भुट्टो साहब के केस में। इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। अच्छी बात है कि मेरे वालिद साहब ने बोल दिया, उनका ज़मीर कॉन्शियस क्लियर हो गया। बड़ी निटिग्रिटीज थी इस पे, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कुछ एट स्टेक होता है, बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपको भी पता है पॉलिटिकल जो अभी डायनेमिक है वो चेंज होने वाला है इस केस के इंक्वायरी के बेसिस पे। तो बहुत सोच समझ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब एक इंक्वायरी बनाए, एक फोरम बनाए, उस पर इंक्वायरी हुए, एविडेंस रिकॉर्ड हुए, सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। आपकी फैमिली के मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और इस एफिडेविट के बदले आइंदा सेनेट इंतखाबात में पंजाब से आपकी फैमिली के किसी मेंबर को अकोमोडेट भी किया जा रहा है। तो मेरे वालिद साहब को 2nd पोजीशन तो मिल चुकी है, अब प्रेसिडेंट की रह जाती है। अब उनको नवाजा है कि नहीं, कोई बात हुई तो वो तो आप मेरे वालिद साहब से पूछें। नेक्स्ट इलेक्शन जब चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर तो उनका प्रेरोगेटिव किसको भी प्रेसिडेंट बनाए। तो वो अगर उस ओहदे पे पहुंचेंगे तो फिर वो मेरिट पे पहुंचेंगे। तो लोगों ने तो अब कड़ियां मिलानी है ना कि जी यूं स्टोरीज बनानी है। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त, शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया टॉक कर रहे हैं। और उसका वाहिद तरीका है कि आईन में तरमीम कर दें और लिख दें कि जो भी इलेक्शन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इनकाद होगा। इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने का ये वाहिद तरीका है, वरना वही होगा जो इलेक्शन कमीशन की 10 के इलेक्शन में रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लें कि हुकूमत, PTI की हुकूमत, उसका वज़ीर आज़म, उसके मशीर, उसका वज़ीर आला, उसके वज़ीर, हुकूमत के एहलकार, पुलिस, ये सब मिलकर एक साजिश करके इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। आप EVM लगा लें, जो मर्जी दुनिया की चीज कर लें, चोरी तो चोरी होगी। EVM से तो सबूत भी सारा मिट जाएगा। तो ये मामलात हैं आज मुल्क के कि हर मामला हुकूमत का, कौमी असम्बली के स्पीकर का, पार्लियामान में बदनीयती पर मबनी है। जुमे को स्पीकर ने खत लिखा कि हम चाहते हैं कि इत्तेफाक की राय से ये बिल पास किए जाएं। हमने इतवार को खत दे दिया कि बिल्कुल यही मुल्क के मुफाद में है, और हमने कहा कि एक कमेटी बनी है जिसको बाकी बिल भेज दें, और जो इंतखाबी इस्लाहात के नाम निहाद बिल हैं
ये पार्लिमानी कमेटी जो बनती है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, जो माजी में भी यही तरीका रहा है, उसको भेज दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया टॉक कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज की तरबियती मशकें देखने खारिया पहुंच गए। अफसरान और जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना महारत को सराहा। उस्मान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंगी तैयारों की घनगरज दुश्मन को वाज़े पैगाम दे रही है कि पाकिस्तानी शाहीन अपनी फजाई हदूद का दिफा करने के लिए हरदम तैयार हैं। खारिया में होने वाली कोर सतह की मशकों में पाक फौज के VT-4 टैंकों ने भी हिस्सा लिया। जदीद तरीन हथियारों से लैस दस्तों ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए अपनी सलाहियतों के भरपूर जोहर दिखाए। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने आर्मी वार गेम्स के ऑपरेशनल पहलुओं का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों की जंगी तैयारी, पेशा वराना महारत और हथियारों की कारकर्दगी पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान किया। कहा, मुसलसल मश्क वसी पैमाने पर खतरात का मुअस्सर जवाब देने के लिए जरूरी है। इससे कबल जनरल कमर जावेद बाजवा की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजर महमूद ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जारी मशकों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। और अब आपको बताएं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ओहदे की मुद्दत खत्म होने में एक दिन रह गया। अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर ख़ारजा से अलविदाई मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने बतौर DGISI उनकी पेशा वराना खिदमात को सराहा और कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर मुबारकबाद दी। गुज़िश्ता रोज़ सदर ममलिकत से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बतौर DGISI तौसी शुदा मुद्दत कल ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद वो कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लेंगे। अहम खबर आ रही है, कराची मलिर कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई है। अदालत ने उवैस जोखियो समेत दीगर मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। तो ये अपडेट सामने आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस से मुतालिक। कराची मलिर कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई है और इसी के दौरान अदालत ने उवैस जोखियो समेत दीगर मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। यहाँ तहलका खेज खबर आपको दें। लाहौर के बल्दियाती इदारों में गजब करप्शन। पैसा खिलाओ, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाओ। डेथ सर्टिफिकेट के लिए कब्रिस्तान की पर्ची चाहिए, ना ही अस्पताल की स्लिप, बस नोट चाहिए, नोट। रिपोर्टर शाहीन मशाल कचहरी के बाहर गई, एजेंट को पैसे, बहन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी और यूं शाहीन मशाल का असली डेथ सर्टिफिकेट बगैर तस्दीक के तैयार हो गया। शाहीन मशाल खुद ही तस्दीक के लिए जब यूनियन काउंसिल 222 गई तो पता चला ये सर्टिफिकेट तो असली है। क्या हुआ था, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर शाहीन से बात भी करते हैं। डेथ सर्टिफिकेट बनवाना? हाँ, कितने पैसे लगेंगे? उसको कम से कम आपका 5000 रुपये लगेगा। आप कौन से जिले में रहने वाले? फैसलाबाद से। फैसलाबाद। नहीं, लेकिन अगर इधर से ही बनवाना हो उधर जा नहीं सकते, मसले हैं कुछ। तो पैसे खर्च लो, बनवा देंगे। एफिडेविट वगैरह जरूरी है? वो हम सब अपने साथ से करेंगे। तो ये ओरिजिनल बनेगा? ओरिजिनल होगा। पैसे ज्यादा मांग रहे हैं अब। बेटा अगर आप किसी गाड़ी में आते या किसी बंदा आता कार में आप 10,000 रुपये हमने मांगने, तो पूरे पैसे मांगे जो आगे जाने हैं 5,000 रुपये। कोई भी लोग बस हमें ना डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए बस। जो ऑनलाइन बनती है वो बनती है ओरिजिनल है, 2 नंबर चीज ऑनलाइन होती है। नादरा वाले इस चीज का रिकॉर्ड नहीं चेक करते? नादरा वाले चेक करेंगे, नेट पे जब ऑनलाइन शो होगा तो आपको किस चीज की टेंशन। हमारी रिपोर्टर शाहीन मशाल ये तहलका खेज जो मनाजिर हैं सामने लाई हैं, इसी पर हम उनसे बात भी कर लेते हैं। शाहीन, माशाल्लाह यू आर अलाइव और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। ये बताइएगा एजेंट ने कितने पैसे लिए और क्या तस्दीक इतनी आसान होती है, मरने की वजह तक नहीं पूछी? मारूफ ऐसा ही है कि जब इस तरह के काम होते हैं वहाँ पर सिर्फ पैसा ही चलता है। और ये सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, और आपके सामने मैं तो जिंदा ही खड़ी हूँ। और सिर्फ बात इतनी सी थी कि आप उनको पैसा दे जाके उन्हें बताएं कि हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। वो नहीं पूछते आप कहाँ से हैं, कैसे मरा है बंदा, कौन है मरने वाला, आपका क्या लगता है। उनको जो डिटेल्स एक आध रिक्वायर होती है वो ये है कि जो दरख्वास्त कनिंदा होता है उसकी एक ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए और वो आप उनको जमा करवा दें। वो खुद ही आपके सारा कुछ बाकी एफिडेविट वगैरह उसके ऊपर सिग्नेचर, इवन के जो जिस इन्होंने मुझे जहाँ पर दफनाया है, जिस कब्रिस्तान में, वो शमशानी कब्रिस्तान है, और जहाँ पर जो इलाका, जो घर मेरा शो किया गया है इस सारे प्रोसीजर में, जोहर टाउन का इलाका है। समझ में ये नहीं आ रहा कि आपकी इस खबर पर मैं हंसूं या हैरत का इजहार करूं।
ये वैसे तो जो हरकतें चल रही हैं यहाँ पर इंतजामिया के अंदर और जिस तरीके से रिश्वत का बाजार गर्म है, तो ये है तो बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात कि इंतजामिया के इल्म में भी नहीं है कि लोग जिंदा हैं और उनको मार के किस तरीके से उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। किया जाता भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक बंदा ऐसा जो कि जिंदा खड़ा है, आप उसी को ही वो खुद जाके अपना सर्टिफिकेट बना रहा है, खुद उनको बता रहा है और वो तस्दीक करने के लिए कुछ पूछ भी नहीं रहे, कुछ मांग भी नहीं रहे, कुछ ये भी नहीं पूछ रहे कि कब्रिस्तान की पर्ची है आपके पास, अस्पताल की पर्ची है आपके पास, कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं है। आप उनको सिर्फ पैसे दें, उनका बंदा वहाँ पर जाएगा यूनियन काउंसिल में, फलां यूनियन काउंसिल में जाएगा, फलां में जाएगा, वहाँ जाकर वो डाटा आपका वहाँ पर प्रोवाइड करेगा कि ये नाम का बंदा है, इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, उन्होंने नीचे सिग्नेचर भी खुद ही कर देने हैं, किसी किस्म की तस्दीक की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी साहब वहाँ के जो यूनियन काउंसिल के होंगे वो स्टैंप लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। हमें फिर भी यकीन नहीं आया था कि ये इतना आसान है कि किसी का भी सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो तस्दीक के लिए हम इस यूनियन काउंसिल में गए थे जो अयोध्यापुर है, जौहर टाउन की 222 यूनियन काउंसिल, वहाँ पर जाके जो सेक्रेटरी थे उनसे पूछा कि क्या ये सही है, असल है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नादरा का ये पेपर आता है और उसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है, तो ये बिल्कुल असली है, यहीं से ही बना है, बस ये कि आप खुद आगे बनवा लेती। ये एक और पहलू है, यूनियन काउंसिल एहलकार का ये भी कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट में जो पेपर इस्तेमाल हुआ है वो नादरा ही देता है और बाहर का पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पेपर होता है नादरा का पेपर होता है, ठीक है, ये नादरा वाले जब हम पेपर देते हैं ना तो कंप्यूटर के अंदर उनको फीड करते हैं, ये इनके नंबर होते हैं सारे, हाँ, ठीक है, ये बाहर का पेपर इसके अंदर चल ही नहीं सकता। ये जो पेपर होता है नादरा का पेपर होता है, ठीक है, ये नादरा वाले जब हम पेपर देते हैं ना तो कंप्यूटर के अंदर उनको फीड करते हैं, ये इनके नंबर होते हैं सारे, हाँ, ठीक है, ये बाहर का पेपर इसके अंदर चल ही नहीं सकता। इस वक्त डीजी बल्दियात कौसर खान साहिबा हमारे साथ हैं। कौसर साहिबा, करप्शन, नाहली, पैसों का इस्तेमाल, जो भी इसको कहिए, कैसे एक जिंदा खातून का डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है? आप खुद ही बता दें कि कौन कौन से और इसके अलावा सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, कोई पूछताछ नहीं होती, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इसमें? जी, ये हर सर्टिफिकेट का एक प्रोसीजर होता है और अगर प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो उसके मुताबिक ही सर्टिफिकेट बनना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पे कोई खातून जिंदा है और उनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है तो यकीनन इसमें किसी न किसी की कलूजन जरूर शामिल होती है। आया कोई रिश्तेदार बीच में शामिल हो सकता है और उसने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से किसी किस्म की कलूजन की है तो ऐसा सर्टिफिकेट जारी हो सकता है, वरना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कौसर साहिबा, हमारी रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, वो खुद गई डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और फिर तस्दीक करवाने के लिए भी खुद गई। आंखों देखी बात है ये बिल्कुल। इसमें तो यकीनन सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की गलती होगी और या वो खुद मौजूद नहीं होंगे, उनकी जगह कोई और अमला, उनका स्टाफ या नायब कासिद कोई बैठा होगा। आप अगर इसको कंप्लेंट करें मुतलका ADLG असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस में तो इस कंप्लेंट का अजाला होगा और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को वहाँ से ट्रांसफर भी किया जाएगा। अच्छा, आप क्या करेंगी? आपकी जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या ये रिकॉर्ड से निकलवाएंगे आप? बिल्कुल, अगर ये फेक है तो ये क्रैश हो जाएगा। कार्रवाई करेंगे कोई इस पर? आप जिसने भी इस तरह से किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने ये फेक सर्टिफिकेट जारी किया तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी एज पर रूल। लेकिन कौसर साहबा, जो यूनियन काउंसिल का एहलकार है उसका ये कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट में जो पेपर इस्तेमाल हुआ है वो नादरा ही देता है, बाहर का पेपर इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो फिर कार्रवाई किस किस के खिलाफ होगी? नादरा का पेपर देने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर कुछ भी अंदराज कर लीजिए। नादरा सिर्फ पेपर दे देता है, उसके बाद जो जिम्मेवारी आती है वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की है कि वो इसको इस्तेमाल कैसे करता है। नादरा अपने स्टैम्प्ड पेपर जिनमें उनकी एक नंबर होता है और वो नंबर्ड पेपर मुतलका सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के हवाले किए जाते हैं, सिर्फ इस हद तक नादरा रिकॉर्ड रखता होता है। लेकिन सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने अगर उस पेपर के ऊपर एक जिंदा खातून का डेथ सर्टिफिकेट जारी करी तो उसकी गलती। ठीक है, उसकी गलती। आप हमारे साथ मौजूद थी, बेहद शुक्रिया, आपका पॉइंट हम तक आ गया है। इसके अलावा शाहीन शहजादी ने रिपोर्ट किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। FBR सिर्फ टैक्स लेने में शेर मगर वाजिबात देने में ढेर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 13 साल से 522 अरब रुपए के टैक्स रिफंड रोक रखे हैं। मुशर्रफ दौर तक के केसेस ना निपटाए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करते हैं, शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, किस किस मद में कितने टैक्स रिफंड्स रुके हुए हैं और FBR देने से इनकार क्यों कर रहा है? देखिए, 2007 से 2019 के दौरान के ये 522 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स हैं, जिनमें 337.5 अरब रुपए के इनकम टैक्स और 184.8 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड शामिल है। मुशर्रफ दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ था
ज़्यादा जो रिफंड्स हैं वो रोके गए। पीएमएलएन के दौर में ज़्यादा रेवेन्यू दिखाने के लिए पहले साल 25 अरब, दूसरे साल 64 अरब, तीसरे साल 43 अरब, फिर इसी तरह आखिरी साल 52 अरब रुपए से ज़्यादा के रिफंड्स रोके गए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के इसके अलावा हैं। तो एफबीआर ने अब हुकूमत से मुतालबा किया है कि हम ये पुराने टैक्स जो हैं यानी 2019 से अब पीछे 2007 तक के ये हम अदा नहीं कर सकते, हमें खुसूसी ग्रांट दें तो तब ये अदा करेंगे। अलबत्ता 2020 से ऑनवर्ड जो है वो रिफंड्स अदा किए जा रहे हैं, लेकिन पुराने टैक्स जो हैं वो रिफंड्स अदा करने के लिए साफ इनकार कर दिया गया है। और इस तरह जो टैक्स दहिंदगान है वो इंतजार कर रहे हैं। 13 साल में तकरीबन 2,90,311 क्लेम्स हैं, टैक्स क्लेम्स जो कि रुके हुए हैं। शकील, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए 12 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद कल का मैच नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए भी सरफराज अहमद को 12 रुकनी स्क्वाड में जगह नहीं मिली। इमाद वसीम को भी ड्रॉप कर दिया गया, जबकि खुशदिल शाह, हैदर अली और मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है। खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और फखर जमान शामिल हैं। शोएब मलिक और मोहम्मद वसीम जूनियर में 12 खिलाड़ियों का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी फास्ट बॉलर्स होंगे, जबकि पहला T20 कल दोपहर 1 बजे शुरू होगा। और सयाहों को जिप लाइन का मजा लेने के लिए अब स्वात कालाम जाने की जरूरत नहीं। ये मुनफरिद सहूलत वफाकी दारुल हुकूमत में ही दस्तयाब है। असलम खोखर रिपोर्ट कर रहे हैं। खतरनाक बुलंदियों पर झूलते हुए दिलकश फितरी नजारों की सैर, बड़े दिल और हौसले वाली तफरीह के लिए भला शुमाली इलाका जात जाना ही क्यों जरूरी। इस्लामाबाद के इलाके शाह लादिता में शहर की अवलीन जिप लाइन है ना। 120 मीटर तवील और 60 मीटर बुलंद जिप लाइन जो बच्चों, बड़ों, खवातीन सब के लिए पुरलुत्फ भी है और महफूज भी। कलाम जाने के बजाय हमें इस्लामाबाद के खूबसूरत नज़ारों में आप देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट जिप लाइन एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और हम इसे बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत मजा आया। बुधा के कदीम गारों के करीब ऐसी मुनफरिद सहूलत है ना, एक टिकट में 2 मजे। तफरीह के साथ साथ भरपूर एडवेंचर से लुत्फ अंदोज होना हो तो फिर चले आए जिप लाइन पर। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ मोहम्मद असलम खोखर, समा, इस्लामाबाद। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।